तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है। आज हम जो कि अपना 5वां और 6वां लेसन जो कि कंप्लीट करेंगे। RSE का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का आपका 5वां और 6वां लेसन जो कि पूरा आपका कंप्लीट कर देंगे। देखिए 5वां लेसन आपका है क्या, भूतापीय ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका 6वां लेसन कौन सा है। 6वां लेसन आपका है क्या, चुंबकीय द्रव गतिकी पावर आपका जनरेशन। ठीक है, तो ये इन दोनों लेसन को जो कि आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से जो कि ये वीडियो को देखें। और देखिए एक चीज़ आपको बता दें, वीडियो जब आप देखें तो आप हेडफोन जो कि है ज़रूर से लगाएं ताकि आपको आवाज़ जो कि साफ सुनाई दे पाए और आप अच्छे से किसी भी टॉपिक को समझ पाएँ। वीडियो को जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे सभी लोग, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपको पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर की जो कि है क्वेश्चन बैंक और बुक्स चाहिए हैं तो हमने टेलीग्राम पर एक दूसरा ग्रुप आपका बना दिया है पॉलीटेक्निक बुक बैंक के नाम से। आप वहाँ जाएं और वहाँ से जाकर जो कि है डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के नोट्स लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है क्या, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। देखिए आपका नाम ही चैप्टर का क्या है, भूतापीय ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा। तो दो क्वेश्चन तो आपके इस चैप्टर से बनते ही हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है और ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है। इन दो में से एक क्वेश्चन तो 100% आपसे पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की, जियोथर्मल एनर्जी। देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा होती क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी के निचले भाग में अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जो आपका पृथ्वी का निचला भाग होता है, ठीक, उसमें जो कि है अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें आपने जो कि ज़्यादातर नाम सुना होगा लावे का। ठीक, अगर आप पृथ्वी को जो कि है ज़्यादा खोद देंगे तो उसमें जो कि है लावा निकल आता है। देखिए जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, ठीक, और मैग्मा आदि आपका द्रवीय पदार्थ की पृथ्वी का निचला भाग बहुत गर्म होता है। देखिए सभी लोगों को पता है कि लावा जो कि कैसा होता है, बहुत गर्म होता है। तो पृथ्वी का निचला भाग बहुत गर्म होता है और इस गर्म भाग से लावा, भाप, आपका तप्त जल मतलब कि गर्म पानी आदि जो कि है होते हैं, जो कि ऊष्मा ऊर्जा के भंडार हैं। ठीक, यही सब क्या है आपके लावा, गर्म पानी और आपका भाप, ये क्या है आपके ऊष्मीय ऊर्जा के भंडार हैं। और जब यही ऊष्मा गतिशील होकर पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है तो यह तप्त जल भंडार का रूप ले लेती है। मतलब किसका रूप ले लेती है, एक गर्म जल का भंडार का जो कि है रूप ले लेती है। इससे प्राप्त गर्म जल और भाप का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। देखिए जो आपका इस चीज़ से जो कि आपका गर्म जल और आपका भाप उत्पन्न होती है, उससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। देखिए सीधा सा मतलब आप इसकी एक जो कि है 2-3 लाइन में इसकी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि वह ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर गर्भ में ऊष्मा के जो पृथ्वी के अंदर गर्भ में ऊष्मा के रूप में पाई जाती है या समाहित रहती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो पृथ्वी से भाप, बाष्प तथा तप्त जल के रूप में निकलती है, उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये था हमारा भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। अब सबसे पहले हम जानते हैं भूतापीय ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। भूतापीय ऊर्जा के स्रोत का जो कि है वर्णन कीजिए। इसमें हम लिखेंगे कि पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें अपार ऊष्मा होती है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें क्या होती है, अपार ऊष्मा होती है, भूतापीय ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब इनके बारे में हम जानेंगे। पहला स्रोत होता है आपका जल ऊष्मीय स्रोत, हाइड्रोथर्मल सोर्स, जल ऊष्मीय स्रोत। इसमें हम लिखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा वे स्रोत होते हैं जिसमें जल गर्म चट्टानों के संपर्क में आने से गर्म होता है। ये भी जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, देखिए जल ऊष्मीय स्रोत को भी हमने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, पहला आपका होता है बाष्प प्रधान स्रोत। बाष्प प्रधान स्रोत में हम लिखेंगे कि वे स्रोत जिसमें गर्म पानी भाप बनकर पृथ्वी की सतह पर आता है, जिसका तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस होता है। 200 डिग्री सेल्सियस जो कि होता है। इसके बाद देखिए अगला आपका आता है द्रव
प्रधान स्रोत, द्रव प्रधान स्रोत में हम लिखेंगे कि वे स्रोत जिसमें गर्म पानी भूगति, जिसमें गर्म पानी भूमिगत स्थान पर बहता है और चट्टानों के बीच इसका तापमान जो कि ये कितना होता है 175 से 315 डिग्री सेल्सियस तक जो कि ये होता है, 175 से 315 डिग्री सेल्सियस जो कि होता है। आपका तीसरा इसमें आता है कि तप्त जल स्रोत, बेतापीय स्रोत या आपका बेतापीय स्रोत जिसमें गर्म पानी आपका भूमिगत स्थान या वाष्प की मात्रा नग्न, ठीक, इसमें क्या होती है, वाष्प की मात्रा क्या होती है, इसमें नग्न होती है और आपके इसकी जो कि ये गर्म पानी भूमिगत स्थान पर जो कि आता है। अब इसमें देखिए दूसरा आपका आता है, देखिए पहला हमारा हो गया क्या है, पहला हमारा हो चुका है इसके स्रोत भूतापीय ऊष्मा स्रोत, हमारा पहला हो गया क्या, जल ऊष्मीय स्रोत। अब इसके बाद आपका दूसरा आता है भूदाब स्रोत, क्या आता है, भूदाब स्रोत। देखिए पृथ्वी की गहराई, पृथ्वी की गहराई में दाब बहुत अधिक होता है, आपको जैसा कि पता है कि पृथ्वी की गहराई में क्या होता है, दाब आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर जल आपका लवणीय नमक आपका अवस्था में मिलता है, इसलिए इसे नमक का पानी भी कहा जाता है। जैसे ही जो कि है यह जल पृथ्वी पर आता है, आपका देखिए दाब कम हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है और नमक की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके बाद देखिए तीसरा आपका स्रोत जो कि इसमें आता है वर्गीकरण में कि सेल या चट्टान वाला स्रोत, सेल या चट्टान वाला स्रोत। देखिए पृथ्वी की गहराई गर्म शुष्क चट्टान पाई जाती है, पृथ्वी की गहराई में क्या पाई जाती है, गर्म शुष्क चट्टानें पाई जाती है जो कि ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इन चट्टानों पर जल की मात्रा नगण्य होती है, क्या होती है, इन चट्टानों पर जल की मात्रा क्या होती है, नगण्य होती है, इसलिए शुष्क चट्टान भी कहा जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें शुष्क चट्टान भी कहते हैं। अधिक चट्टान होने के कारण यहाँ पर जल नहीं पहुँच पाता है, अधिक चट्टानें होने के कारण क्या नहीं हो पाता है, यहाँ पर आपका जल नहीं पहुँच पाता है। इन गर्म शुष्क चट्टानों से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए इसे तोड़कर जल संचारण किया जाता है, जिससे कि गर्म पानी प्राप्त होता है, ठीक, क्या होता है, गर्म पानी प्राप्त होता है। चौथा आपका आता है मैग्मा, पिघला। अब मैग्मा मतलब क्या होता है, पिघला चट्टान, ठीक, पिघली हुई चट्टान होती है आपकी ये पृथ्वी की ऊपरी सतह से 20 से 40 किलोमीटर की भीतर की गहराई में गर्म पिघली हुई चट्टानें होती हैं, ठीक, गर्म पिघली हुई चट्टानें होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। सीधा सा मतलब आप समझें, पृथ्वी की गहराई में 20 से 40 किलोमीटर गहरा जब आप गड्ढा कर देते हैं तो क्या होते हैं, आपकी पिघली हुई गर्म चट्टानें आपकी उत्पन्न होती हैं, आपको दिखाई देती हैं, निकलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है। देखिए ऊष्मा के ये स्रोत प्रायः ज्वालामुखी क्षेत्रों के निकट पाए जाते हैं। देखिए ये स्थान आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्रों के निकट पाए जाते हैं। इनका तापमान 650 डिग्री सेल्सियस होता है, इनका तापमान कितना होता है, 650 जो कि डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा अब आपका आता है कि एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपका देखिए अगला टॉपिक आपका शुरू हो गया है, ये एक भूतापीय ऊर्जा स्रोत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या आपसे इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है घुमाकर कि भूतापीय ऊर्जा के विद्युत शक्ति प्राप्त करने की विधि समझाइए। भूतापीय ऊर्जा से विद्युत शक्ति प्राप्त करने की विधि समझाइए, मतलब कि भूतापीय ऊर्जा आपके जियोथर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, उस विधि को जो कि हम समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर समझें, इसमें देखिए भूतापीय ऊर्जा स्रोत हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। पहला होता है आपका हाइड्रोथर्मल सोर्स, ठीक, पहला क्या है, हाइड्रोथर्मल सोर्स। दूसरा है आपका जियो प्रोसेसर सोर्स, ठीक, और तीसरा हमारा इसमें है क्या, हॉट ड्राई रॉक सोर्स, मतलब कि गर्म चट्टानों के माध्यम से, ठीक है। आपका हाइड्रोथर्मल सोर्स के अंतर्गत आपके देखिए 3 तरह के पॉइंट आते हैं। आपका पहला आता है आपका पॉइंट वाष्प प्रधान स्रोत, दूसरा होता है द्रव प्रधान स्रोत, और तीसरा होता है क्या, तप्त जल स्रोत। देखिए आपके ऊर्जा के ऊष्मीय स्रोत में जल ऊष्मीय स्रोत सबसे अच्छा माना जाता है। ऊर्जा के ऊष्मीय स्रोत में जल ऊष्मीय स्रोत सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे जियोथर्मल पावर प्लांट, ठीक, जियोथर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत कितने तरह के आपके आते हैं। देखिए जियोथर्मल पावर प्लांट में पहला आपका आता है ड्राई स्टीम पावर प्लांट, दूसरा होता है फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, तीसरा होता है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले समझेंगे क्या,
इसमें हम देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर आपका वाष्प प्रधान स्रोत के बारे में जानने की, ठीक। हाइड्रोथर्मल सोर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वाष्प प्रधान स्रोत के बारे में। देखिए हाइड्रोथर्मल स्रोत के अंतर्गत दो आपके सिस्टम आते हैं। हाइड्रोथर्मल स्रोत के अंतर्गत जो कि दो तरह के सिस्टम आते हैं। पहला आपका होता है क्या, वाष्प प्रधान स्रोत। इस पावर प्लांट का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के आपके उत्पादन में होता है। इस सिस्टम के भाग निम्नलिखित होते हैं। देखिए इसमें सिस्टम में जो आपके भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। शुष्क भाप का कुआं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या, शुष्क भाप का कुआं। दूसरा होता है आपके सेंट्रीफ्यूगल आपके सेपरेटर। तीसरा होता है भाप टरबाइन। चौथा होता है कंडेंसर। पांचवा होता है पंप। छठवां होता है कूलेंट टावर। और सातवां होता है आपका क्या, सातवां होगा कूलिंग टावर सिस्टम, ठीक। सातवां आपका क्या होता है, कूलिंग टावर सिस्टम। यहाँ पर आप जो कि डायग्राम में सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ आपके डायग्राम में लगे हुए हैं। यहाँ पर इस डायग्राम का जो कि सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को देखने में बाद में आसानी हो। यहाँ पर देखिए ये आपका लगा हुआ फ्लैश चैम्बर, ये आपका लगा हुआ कंडेंसर, ये आपका लगा हुआ आपके सेपरेटर, आपका स्टीम चैम्बर, ठीक। स्टीम आपका टरबाइन, स्टीम टरबाइन। ये आपका देखिए प्रोडक्शन वॉल है। और ये आपकी क्या है, री इंजेक्शन वॉल, ठीक है। इन सभी के बारे में जो कि हम पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि पृथ्वी के निचले, उसी के बारे में हम जो कि लिखेंगे, जो हमने डायग्राम बनाया उसके बारे में हम लिखेंगे इसके आगे। पृथ्वी के निचले सतह पर गर्म जल होता है। पृथ्वी के निचले सतह पर गर्म जल होता है। हमने जैसा कि आपको बताया है, एक कुएं में शुष्क भाप प्राप्त होती है। एक कुएं में क्या होती है, शुष्क भाप आपकी प्राप्त होती है। इस भाप को एक आपके सेपरेटर में फिल्टर करने के लिए भेजा जाता है। देखिए भेजा जाता है और फिल्टर करने के बाद भाप में उपस्थित आपके अब्रेसिव पार्टिकल अलग हो जाते हैं। देखिए जितने पार्ट आपके उसमें थे, उन किस पार्ट का क्या क्या काम है यहाँ पर जो कि बताया जा रहा है, अलग हो जाते हैं। इस भाप या स्टीम को टरबाइन से गुजारा जाता है। जो आपकी भाप उत्पन्न हुई है, भाप हमको प्राप्त हुई है, उसको टरबाइन से हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। भाप के कुएं का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस होता है। भाप के कुएं का तापमान कितना होता है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस जो कि होता है। टरबाइन के भाप का आपका प्रसार होता है। टरबाइन में भाप का प्रसार करते हैं। इसके बाद इसका प्रवेश कंडेंसर में होता है। देखिए कंडेंसर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा स्टीम को जल में बदला जाता है। देखिए कंडेंसर का काम क्या होता है, यहाँ पर हमने देखने को मिला, इसका काम होता है आपकी स्टीम को आपके जल पानी में बदल देना, वाटर में बदल देना आपकी स्टीम को, ठीक। भाप को जल में बदल देती है आपका क्या, कंडेंसर। अतः कंडेंसर में भाप का संघनन होता है। संघनन होने के बाद कुछ भाग ग्राउंड में चला जाता है, मतलब कि री इंजेक्शन वॉल में चला जाता है। जो आपके ग्राउंड में चला जाता है उसको हम कहते हैं क्या, री इंजेक्शन वॉल। और जहाँ से आपकी निकलती है, आपकी जहाँ से भाप को निकाला जाता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रोडक्शन वॉल। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्शन वॉल हम जो कि हम उसको कहते हैं। कुल भाग पुनः उपयोग में लाया जाता है। टरबाइन के साथ विद्युत जनित्र लगाया जाता है। टरबाइन के साथ हम क्या करते हैं, विद्युत जनित्र लगा देते हैं। तो जैसे आपकी टरबाइन घूमेगी, आपके जनरेटर का रोटर घूमेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। देखिए आगे लिखा है इसमें, लगाया जाता है। टरबाइन के साथ विद्युत जनित्र लगा होता है जिससे कि विद्युत शक्ति का उत्पन्न किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इस प्लांट की दक्षता कम होती है। इस प्लांट की दक्षता क्या होती है, कम होती है। अब देखिए इसी में हम जो कि है आगे इसी टॉपिक का एसिमेट्रिक डायग्राम देख लेंगे। देखिए इसमें मुख्य यह है कि टरबाइन को रोटेट के बाद आपका स्टीम कंडेंसर में जाता है। यहाँ पर जो कि है इसे जल में बदला जाता है। इस जल को जो कि है आपका कंडेंसेट, ठीक कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका कंडेंसेट कहते हैं। और आपका देखिए इस तरह से जो कि इसका डायग्राम आप बनेगा, डायग्राम आप इसका जो कि इस तरह से बना सकते हैं, आपका एसिमेट्रिक डायग्राम, ठीक है। इस तरह से जो कि देखिए यहाँ पर आपका लगा है क्या, टर्बो अल्टरनेटर, ठीक। ये आपकी स्टीम है, स्टीम वाटर है आपका। देखिए ये आपका कंडेंसर लगा हुआ है, ये आपका क्या है, कूलिंग टाउन है आपका, ठीक। ये कूलिंग वाटर पंप है, ये आपका वाटर है। और जो हमने आपको वहाँ पर बताया था आपका री इंजेक्शन, ठीक, री इंजेक्शन बॉल है आपका। और जी क्या है, आपका प्रोडक्शन बॉल, ठीक, प्रोडक्शन बॉल है आपका ये। अब देखिए इसमें और उसमें फ़र्क क्या है इसमें, और हम आपके जो इसके पहले आपका डायग्राम बनाया था हमने ये वाला, इन दोनों डायग्राम में फ़र्क क्या है। ये आपका जो कि है स्कीमेटिक डायग्राम है आपका वो वाला, और इस डायग्राम में इस तरह से आपका ये ब्लॉक डायग्राम जो कि आप इसको कह सकते हैं,
ठीक। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में केवल आपका यही अंतर है। इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में जितने भी आपके पार्ट थे उन सभी के बारे में हम अलग अलग लिखेंगे, और इस डायग्राम में हमने क्या किया था, सभी के बारे में हमने एक ही बार में आपको जो कि समझा दिया था। केवल इतना सा फर्क है, ठीक है। अगर आपसे बाई चांस पूछ ले आपका स्कीमेटिक डायग्राम बताइए, तो इस तरह से जो कि आप बना सकते हैं, और दोनों चीज़ हैं एक ही, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए आपका प्रोडक्शन वॉल है, ठीक। प्रोडक्शन वॉल में क्या है, पृथ्वी के अंदर एक कुआं खोदा जाता है, पृथ्वी के अंदर एक कुआं खोदा जाता है, जिससे भूमि के अंदर गर्म पानी को आपका धरातल पर लाया जाता है। देखिए आपका प्रोडक्शन वॉल क्या करता है, प्रोडक्शन वॉल में हम क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर एक कुआं खोदकर उसके अंदर जो आपका गर्म पानी है उसको क्या करते हैं, बाहर लाते हैं, धरातल पर लाते हैं। इसके बाद देखिए टर्बो अल्टरनेटर, ठीक। टर्बो अल्टरनेटर क्या है, टर्बो अल्टरनेटर का काम होता है, देखिए हमने जो अंतर आपको बता दिया, इसमें हमने अलग अलग पार्ट के बारे में अलग अलग तरीके से समझेंगे हम, और उसमें हमने एक ही बार में सभी पार्ट के बारे में समझा दिया। दूसरा पॉइंट है आपका क्या, टर्बो अल्टरनेटर, भाप से स्टीम टर्बो जनरेटर चलाकर विद्युत उत्पन्न करती है, और टरबाइन से निकली गीली भाप को जो कि है कंडेंसर में लाया जाता है। अब इसके बाद दूसरा है क्या आपका सेपरेटर। देखिए सेपरेटर क्या होता है, यह एक ऐसा पार्ट होता है, सेपरेटर एक ऐसा पार्ट होता है जिससे कि गर्म पानी व वाष्प अलग हो जाती है, क्योंकि सेपरेटर में दाब कम होता है। देखिए अब इस तरह से लिखने का आपका फ़ायदा क्या है, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेज आप कवर कर सकते हैं, ठीक। उसमें हमने एक ही बार में आपको समझा दिया, तो उसमें आपके ज़्यादा पेज कवर नहीं होंगे। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस बार जो कि है आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी तरह से चेक की जाएंगी, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हमें कॉपी भर कर आना है। आरएससी में तो खासकर आरएससी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखने की आवश्यकता है। देखिए अब क्या है, तीसरा क्या है, स्टेप आपका सेपरेटर, ठीक। हमने सेपरेटर समझ लिया। चौथा आपका आता है पार्ट कूलिंग टावर। देखिए कूलिंग टावर क्या है, एक पावर प्लांट में कूलिंग टावर एक ऐसी उपकरण होता है जो गर्म पानी को ठंडा पानी कर देता है, गर्म पानी को जो कि है ठंडा पानी में चेंज करता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कूलिंग टावर। इसका आकार जो कि है, इसका आकार नोजल जैसा होता है, ठीक, नोजल के समान होता है। उपरोक्त चित्र में कूलिंग टावर द्वारा ठंडे हुए पानी का कुछ भाग कुएं द्वारा डाल दिया जाता है, कुएं द्वारा जो कि है डाल दिया जाता है, और शेष पानी का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया जाता है। चौथा आपका इसमें आता है, इसके बाद भूतापीय ऊर्जा के लाभ तथा हानि। देखिए सबसे लास्ट में आपको अगला आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में, हम आपको इसी टॉपिक की बात नहीं बता रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जाए, सबसे पहले हम उसका लिखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद उसकी संरचना, उसके बाद आप डायग्राम बना दें, डायग्राम के बाद आप उसकी वर्किंग लिख दें, वर्किंग के बाद अगर आपको पार्ट उसमें जो कि है डायग्राम में पार्ट वाइज बात की गई है, तो आप पार्ट वाइज बात जो कि है डायग्राम में वर्किंग में लिखेंगे पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। इसके बाद लाभ हानि लिख दीजिए। अगर आप 5 टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप जो कि है 5 टॉपिक को पकड़ के चलते हैं, तो आप लगभग जो कि है 3 पेज आराम से भर सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद संरचना हो गई, 1.5 से 2 पेज आपका यहाँ भर जाएगा, 1 पेज तो मान के चलिए भर ही जाएगा आपका इंट्रोडक्शन और संरचना में। इसके बाद 1 पेज में बढ़िया बेहतरीन बड़ा सा डायग्राम बनाइए, आपके 2 पेज कंप्लीट हो गए। 2 पेज कंप्लीट होने के बाद 1 पेज में आप लिखेंगे वर्किंग, ठीक, 3 पेज आपके हो गए। और 3 पेज के बाद आधे पेज में आप लिखेंगे लाभ और हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो 3-3.5 पेज आप आसानी से किसी भी टॉपिक के बारे में भर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जो कि अगर आप इस तरह से लिख के चलते हैं तो आपको नंबर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, 5 में से 4-4.5 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। देखिए भूतापीय ऊर्जा के लाभ और हानि अब समझते हैं। भूतापीय ऊर्जा के लाभ हानि समझें। लाभ, यह सौर व पवन ऊर्जा के समान जो कि है अक्षय ऊर्जा है, ठीक, अक्षय ऊर्जा है। दूसरा है यह हमेशा प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कि सौर एनर्जी की तरह ही जो कि आपकी कभी भी ये ऊर्जा आपकी ख़त्म नहीं होती है। तीसरा है यह विश्वसनीय स्रोत है, यह क्या है, एक विश्वसनीय स्रोत है। चौथा है यह कम प्रदूषण करने वाला स्रोत है। पाँचवा है इस ऊर्जा के कई उपयोग हैं। सातवां है क्या, यह नवीनीकरणीय, यह छठवां है आपका, यह क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत आपका है ये, ठीक है। अब इसके बाद हानि की बात कर लें। भूतापीय ऊर्जा की हानि क्या क्या है, इसकी दक्षता निम्न होती है। पृथ्वी की सतह अंदर जो कि है आपके घसरे का जो कि है खतरा बना होता है, धंसने का खतरा, ठीक, पृथ्वी के सतह का अंदर धंसने का खतरा इससे जो कि है बना होता है भूतापीय ऊर्जा जो कि है एकत्रित करने से या निकालने से। तीसरा है अधिक
गहराई तक अधिक गहराई तक बोर व ड्रिल एक कठिन एवं महंगा कार्य होता है। ठीक, अगर आप अधिक गहराई तक ड्रिल करते हैं या बोर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपका पड़ जाता है। चौथा है ध्वनि प्रदूषण होता है, और क्योंकि बोर व ड्रिल किया जाता है। देखिए, जब आप बोर जो आपकी बोरिंग होती है घर घर में, तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा शोर जो कि उत्पन्न होता है। तो इस जो कि है भूतापीय ऊर्जा निकालने में बोर करेंगे या आप करेंगे क्या, ड्रिल, इन दोनों में ही जो कि है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। पांचवा क्या है, भूगर्भ से कुछ विषैली गैसें निकलती हैं जो कि वातावरण में नुकसान पहुंचाती है। छठवां है कि इसके लिए उपयुक्त स्थान खोजना कठिन कार्य है। पांचवा है आपका क्या, अगला टॉपिक जो आ जाता है आपका, भूतापीय ऊर्जा के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। इसी में भी आप लिख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। देखिए, आपने लाभ हानि लिख दिए, अब लिखेंगे आप अगला टॉपिक क्या, भूतापीय ऊर्जा के अनुप्रयोग। हम आपको डिटेल से भूतापीय ऊर्जा इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपके हर साल पेपर में ये पूछा ही जाता है, और अगर आप इसके बारे में इतना लिख देते हैं तो आसानी से आपको जो कि 5 नंबर एग्जामिनर को पूरा देने ही पड़ेंगे। ठीक, भूतापीय ऊर्जा के अनुप्रयोग क्या है, पहला आपका अनुप्रयोग है इसमें हीटिंग वाटर। ठीक, पहला अनुप्रयोग क्या है, हीटिंग वाटर है, हीटिंग वाटर। दूसरा है अनुप्रयोग क्या, जनरेशन, आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तीसरा है क्या आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट। चौथा है क्या ग्रीन हाउस हीटिंग। पांचवा है क्या स्पेस हीटिंग फॉर आपके डिफरेंट बिल्डिंग्स। छठवां है इसका उपयोग आपका स्नान करने और कपड़े धोने में किया जाता है। सातवां है इसका आपका उपयोग आपके कृषि संबंधी कार्य में किया जाता है। आठवां है क्या उद्योग संबंधी कार्य। नौवां है क्या इमारतों में जो इमारतों के अंदर स्पेस हीटिंग। 10वां है क्या मनोरंजन संबंधी कार्यों में जो कि है आपके भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग जो कि है किया जाता है। अब देखिए, भूतापीय ऊर्जा आपका पूरा हमने जो कि ख़त्म कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगे भूतापीय ऊर्जा को समझने में। अगर आप इसको इतना याद कर लेते हैं और इतनी चीज़ अगर आप लिख देते हैं तो 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 5 नंबर आपको पूरे जो कि है एग्जामिनर द्वारा दिए जाएंगे। इतना अगर आप लिख देते कि हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, इंट्रोडक्शन के बाद संरचना के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक, 2 डायग्राम इसके देख लिए, डायग्राम के बाद हमने 2 तरह से इसकी वर्किंग भी समझ ली। एक आप सभी मिक्स करके लिख देंगे और एक आप सभी पार्टों के बारे में समझाएंगे। 2 तरह से वर्किंग आपकी हो गई है। ठीक है, इसके बाद लाभ हानि, फिर अनुप्रयोग, तो लगभग 3.5 से 4 पेज आपके आसानी से भर गए हैं। ठीक है, अब अगला आपका टॉपिक क्या आता है, आपका ओशियन एनर्जी आपका सिस्टम, ओशियन एनर्जी सिस्टम, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, यह आपका जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी का 70 से 80% भाग समुद्र का है। ठीक, हमारे पृथ्वी पर जो कि है 70 से 80% हिस्सा किसका है, समुद्र का है। 70 से 80% पर पानी है। अब इन ओशियन में भी ऊर्जा होती है। ओशियन के पास 3 प्रकार की जो कि है एनर्जी होती है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा जो कि है ओशियन से एनर्जी आपकी जो समुद्रीय ऊर्जा होती है वो 3 तरह की होती है। पहली आपकी होती है टाइडल एनर्जी, दूसरी होती है वेव एनर्जी, और तीसरी और लास्ट आपकी होती है ओशियन थर्मल एनर्जी। सबसे पहले कि हम आपके समझते हैं समुद्रीय ऊष्मीय ऊर्जा, आपके ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी होता क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। देखिए, आपका देखिए ओशियन, ठीक, ओशियन का मतलब क्या होता है, समुद्र, थर्मल का क्या है, हीट, और आपका एनर्जी। ठीक, और ओशियन थर्मल ये दोनों मिलकर बनते हैं क्या, समुद्र की ऊष्मा। इन दोनों का मतलब क्या होता है, समुद्र की ऊष्मा। अब देखिए, समुद्र का पानी ये आपका एक तरह का इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन आपका है ये समुद्र का पानी और आपके विकर्णों, समुद्र का पानी और विकर्णों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ऊपरी भाग गर्म हो जाता है। इसी को जो कि है समुद्रीय ऊष्मा कहते हैं। इस समुद्री ऊष्मा से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम समुद्रीय ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, मतलब कि ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। जिस प्रकार 2 दिशाओं के दाब अंतर कारण हवा चलती हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ओशियन और सरफेस पर पड़ती हैं, जिससे कि उससे जो कि है अंदर नहीं, इसलिए ऊपरी वाले भाग का जो कि है ताप अधिक बढ़ जाता है। आपकी जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, आपके समुद्र का ऊपर का पानी जो कि है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और नीचे का तापमान कम रहता है।
अर्थात ताप में डिफरेंट आ जाता है। मतलब कि क्या है आपका, जब आपकी सूर्य की रोशनी समुद्र पर पड़ेगी तो समुद्र के ऊपर पानी जो आपका रहेगा वो गर्म हो जाएगा और नीचे वाला पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो क्या होगा, दोनों पानी के बीच डिफरेंस उत्पन्न हो गया। इसी तापांतर के प्रयोग से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ऊपरी वाला भाग आपका गर्म और नीचे वाला भाग ठंडा। इसी तापांतर के प्रयोग से विद्युत एनर्जी जो कि है जनरेट की जाती है। पहला देखिए, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन फॉर आपका ओशियन थर्मल। ओशियन थर्मल एनर्जी मतलब कि समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत जनन की विधि। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत जनन या विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, विद्युत जनन की विधि क्या होती है। सबसे पहली आपकी विधि होती है क्या, ओपन साइकिल मेथड। दूसरा होता है क्या, क्लोज साइकिल मेथड। और तीसरा होता है क्या, हाइब्रिड साइकिल मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ओपन साइकिल सिस्टम क्या होता है। देखिए ओपन साइकिल सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में समुद्र के पानी का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, ओपन साइकिल सिस्टम में समुद्र के पानी का प्रयोग करते हैं। देखिए वीडियो आप लोग जब भी देखें हेडफोन लगाकर जरूर से देखें, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ सके और आपकी जो कि है आसपास का आपका नॉइस आपके कानों में ना जाए। ठीक है, और देखिए जो कि ये 70% आपको देखने से और पढ़ने से याद हो जाता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। RSE में जो कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जो कि लिख कर आएंगे, इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के आपके दोबारा रिवीजन किए जा रहे हैं और ब्रह्मा सीरीज आएगी तो टोटल 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए हमारा मेन फोकस है 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पर, क्योंकि लास्ट ईयर की जो बैक होती हैं बड़ी मुश्किल में निकलती हैं। भले ही आपको वीडियो आधा 1-1 घंटे की मिल रही हो, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आधा 1-1 घंटा निकाल कर अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये चीज़ आपको वेस्ट नहीं होगी। पेपर में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको इसको देखने को मिलेगा। देखिए हम क्या है, ओपन साइकिल सिस्टम। देखिए इस सिस्टम में समुद्र के पानी का प्रयोग किया जाता है। आपके ओपन साइकिल सिस्टम में हम किसका प्रयोग करते हैं, समुद्र के पानी का जो कि प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वाटर पंप के द्वारा समुद्र के ऊपरी सतह के गर्म पानी को आपके डिएरेटर में डाला जाता है। क्या करते हैं हम, समुद्र के जो ऊपर का गर्म पानी होता है उसको हम डायरेक्ट आपके डिएरेटर में डालते हैं। अब हम टरबाइन को चलाने के लिए वाष्प की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, टरबाइन को चलाने के लिए किससे चलाएंगे, हम वाष्प से चलाएंगे, आपकी स्टीम से चलाएंगे। इसलिए गर्म जल को या गर्म पानी को वाष्प में बदलने के लिए आपके वैक्यूम उत्पन्न की जाती है। मतलब कि उसमें वैक्यूम की उत्पन्न करेंगे हम। निम्न दाब पर यह आपका एवेपोरेटर में भाप उत्पन्न होती है। आपके एवेपोरेटर पर जो कि भाप उत्पन्न होगी इसकी, और शेष गर्म पानी समुद्र में चला जाएगा। अब इस वेपर से जो कि टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अब जो वेपर जो कि है टरबाइन से निकलता है, इसे कंडेंसर में जो कि है जाने दिया जाता है। अब समुद्र के नीचे आपका 1000 मीटर ठंडा पानी होता है, इसलिए जो कि है वेपर पुनः जल में जो कि है बदल जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका चक्र खुला रह जाता है। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं क्या, इसका चक्र जो कि खुला रह जाता है। इसके आगे देखिए हम देखेंगे खुला रह जाता है। इसे खुला चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंडेंसर द्वारा निकले पानी को फिर से आपके एवेपोरेटर में नहीं डाला जाता है। चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि समुद्र की सतह पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस तक, गहराई में 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अंतर जो कि है, इसमें जो कि है अंतर कम से कम आपका 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अब इसके दोष और हानि हम देख लेते हैं। इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, इसमें अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है। इसकी कैपेसिटी कॉस्ट जो कि कम होती है, ये ज़्यादा होती है सॉरी। ठीक, इसमें जो कि कैपेसिटी आपके कॉस्ट जो कि ज़्यादा, इसकी दक्षता अति कम होती है और टरबाइन का आकार आपका काफ़ी बड़ा होता है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम भी देख लें। डायग्राम हम इसमें जो कि इस तरह से बनाएंगे। ये आपका वैक्यूम है, ठीक है, ये आपका अनावश्यक गैस जो कि इससे बाहर निकल गई है, ये आपका निम्न दाब भाप है, ये आपके जनरेटर है, टरबाइन लगी हुई है, आपके एवेपोरेटर है, कंडेंसर है, गर्म पानी आपका यहाँ से निकाला जा रहा है, ये आपका द्रव है, ये आपका कूलिंग वाटर वापस समुद्र में जा रहा है। टरबाइन की सतह है, ये आपकी टरबाइन की गहराई है। ओपन साइकिल सिस्टम आपका ये है। ठीक है, इसके सारी जितने भी आपके डायग्राम आज के जिसमें टॉपिक में होंगे, ये सभी डायग्राम के जो कि हम आपकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर जो कि अच्छे से इनको देख लेना। अब अगला जो कि हमारा आता है क्या, क्लोज सिस्टम मेथड। क्लोज सिस्टम मेथड हम जिसको कह लें क्लोज साइकिल मेथड। देखिए क्लोज साइकिल मेथड में हम क्या लिखेंगे, ओशियन के अंदर एक
स्टेप अप लगाते हैं। इस ओशियन के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टेप अप लगाते हैं। सबसे पहले अमोनिया का एक पंप लगाते हैं। अमोनिया का आपके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। जैसा ही थोड़ा सा NH3 का तापमान बढ़ाते हैं तो आपका क्या करता है, वो अपना आपके स्टेट चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टेप आपका चेंज कर लेता है। और अमोनिया पंप ओशियन के अंदर होता है। जो आपका अमोनिया पंप होता है वो क्या होता है, आपके समुद्र के अंदर होता है। और अमोनिया पंप एक एवेपोरेटर से कनेक्ट रहता है। आपके एवेपर ठीक भाप बनाता है। आपके क्या करता है, एवेपर क्या करता है, भाप बनाता है। और ये ओशियन के सरफेस पर होता है। ये आपके एक टरबाइन से कनेक्ट रहता है और टरबाइन एक आपके कंडेंसर से कनेक्ट रहता है। टरबाइन ओशियन सरफेस के ऊपर होगा और आपके एवोपरेटर सरफेस पर जो कि है कंडेंसर ओशियन के अंदर होता है। अब देखिए कंडेंसर भी अमोनिया पंप के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक, कंडेंसर भी क्या होता है, आपके अमोनिया पंप के साथ कनेक्ट रहता है। अब वर्किंग हम इसकी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख लें। देखिए ये आपका है हाई प्रेशर NH3 वेपोर। ठीक, ये आपकी टरबाइन लगी हुई है। ये आपका लो प्रेशर NH3 वेपोर है। ये आपका यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है। आपका यहाँ क्या है, NH3 आपके अमोनिया पंप लगा हुआ है आपका। ये है आपका कोल्ड सी वाटर 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम भी हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से जो कि इसको डाउनलोड कर लेना। अब वर्किंग देखिए, वर्किंग में हम क्या लिखेंगे, अमोनिया पंप से अमोनिया पंप किया जाता है। ठीक, इसके बाद यह आपके वेपोरेटर्स में जाता है। इसका काम होता है कि वेपोर और आपके प्रोड्यूस करता है। वेपोर क्या करता है, वेपोर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अमोनिया का वेपोर इसे हमें चाहिए होता है। अमोनिया का जो वेपोर होता है वो हमको चाहिए होता है। और आपके एवोपरेटर ओशियन के सरफेस पर होता है और यह कभी कम और कभी काम जो किया करता है। और यह तभी काम करता है जब इसका तापमान ज़्यादा हो और सरफेस पर तापमान जो कि कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे ही NH3 को ताप मिला, ठीक, जैसे ही हम क्या करते हैं, NH3 को ताप मिलता है, वह वेपोर में बदल जाता है। ठीक, बदल गया। अब ये आपके वेपोर टरबाइन के ऊपर जाती है, जिससे कि विद्युत का उत्पादन होता है। अब हाई प्रेशर NH3 वेपोर का क्या होगा, ठीक, इसको फिर से जो कि है कन्वेयर, इसको जो कि है फिर से आपके कलेक्ट किया जाता है। इसको क्या करते हैं, फिर से इकट्ठा करते हैं और कलेक्ट करने के बाद कंडेंसर में डाला जाता है। कंडेंसर वाष्प को जो कि है द्रव में तभी बदलता है। ठीक, तभी बदलता है जब उसका तापमान जो कि है कम होगा। अब कम तापमान के लिए ओशियन सरफेस के 2 किलोमीटर अंदर जो कि जाते हैं, जब जो कि है तापमान आपका 5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अतः वेपोर पुनः अमोनिया में बदल जाता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार यह एक चक्र के रूप में बन जाता है और लगातार कार्य करता रहता है। इसलिए इसे बंद चक्र या देखिए आपका जो कि है एंडरसन चक्र भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब कि ये आपके लाभ हैं और ये आपकी क्या है, हानियाँ। लाभ में हम क्या लिखेंगे कि OTES इन आपके कंटिन्यूस, ठीक, और रिन्यूएबल, और आपका क्या है, पॉल्यूशन फ्री। आपका ये क्या है, आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और आपका पॉल्यूशन फ्री होता है, आपका प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। दूसरा है क्या, कम जगह लेता है। तीसरा है कम लागत होती है। चौथा है दक्षता अधिक होती है। इसके हानि क्या है, डीमेरिट्स, देख इसकी कैपेसिटी जो कि क्या होती है, कम होती है। दूसरा है क्या, आपके खराब मौसम के कारण प्रभाव इसमें जो कि ज़्यादा पड़ता है। समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है और ताप परिवर्तन आपके प्रॉपर नहीं होता है, तो दक्षता कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके जो कि कुछ हानियाँ थे और कुछ हमने इसके लाभ जो कि है पढ़े हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, हाइब्रिड साइकिल सिस्टम। हाइब्रिड साइकिल सिस्टम क्या होता है, देखिए यह सिस्टम ओपन साइकिल तथा क्लोज साइकिल दोनों का संयुक्त रूप है। मतलब क्या है, ओपन साइकिल सिस्टम और क्लोज साइकिल सिस्टम का अगर हम मिला दें इन दोनों को, तो आपका क्या बनता है, हाइब्रिड साइकिल सिस्टम बन जाता है। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका है क्या, हाइब्रिड साइकिल सिस्टम। देखिए इसमें दोनों सिस्टम के गुणों को जो कि हाइब्रिड किया जाता है। उसमें अमोनिया का प्रयोग बंद निकाय के लिए किया जाता है और आपके इनवेपोरेटर का प्रयोग जो कि खुले चक्र के लिए किया जाता है। अब क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले समुद्र के ऊपरी सतह के गर्म पानी को आपके विवादित, मतलब कि आपके
डिएरेटर में डाला जाता है और एक पंप द्वारा इससे अनावश्यक गैस बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद जल को फ्लैश एवेपोरेटर में डाला जाता है और इसमें निम्न दाब के कारण निम्न भाप उत्पन्न होती है। क्या होती है? इससे भाप स्टीम आपकी जनरेट होगी। अब इस भाप अमोनिया एवेपोरेटर हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाता है और पंप द्वारा गर्म पानी बाहर जो कि है समुद्र में चला जाता है। क्या करते हैं? पंप पानी को, आपके गर्म पानी को पंप की सहायता से समुद्र में बाहर जो कि है आपके फेंक देते हैं। अमोनिया भाप को ऊष्मा प्राप्त कर वाष्प जो कि है वेपर में बदल जाती है। किसमें? वाष्प में बदल जाती है, वेपर में बदल जाती है और यह वाष्प टरबाइन में जाकर विद्युत उत्पन्न करती है। सीधा सा मतलब आपका है, आपका एक जो कि फोकस होना चाहिए, आपके जो कि है स्टीम को जनरेट करना है। सीधा सा मतलब है, आप जैसे ही भाप बनाएंगे और भाप को आप जैसे ही टरबाइन पर घालेंगे तो आपकी टरबाइन चलेगी। टरबाइन से आपका जनरेटर जुड़ा होता है, ठीक है। अब जनरेटर जैसे ही चलेगा तो आपकी विद्युत ऊर्जा जो कि बनना उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। जैसा कि आप मान लें ये आपकी यहाँ से भाप निकल रही है, ठीक है। ये आपकी टरबाइन है और टरबाइन के बाद हमने क्या किया, आपका ये जो कि है यहाँ पर हमने जनरेटर इस तरह से लगा दिया। अब जैसे ही भाप जो कि ये टरबाइन पर घलेगी, टरबाइन से जनरेटर जो कि है कनेक्ट है, भाप आपकी टरबाइन पर घलेगी, टरबाइन आपकी घूमेगी, जनरेटर का सॉफ्ट घूमेगा और जनरेटर क्या करेगा? आपकी विद्युत एनर्जी जो कि है उत्पन्न करेगा। इस तरह से जो आपकी, आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं। अब टरबाइन से निकली निम्न दाब तथा आपकी निम्न दाब और निम्न ताप की वाष्प को आपके कंडेंसर में जो कि डाला जाता है, जहाँ पर इसे समुद्र की गहराई के शीतल जल में ठंडा करके जल में बदल दिया जाता है। इसके बाद इस अमोनिया द्रव को फिर से अमोनिया एवेपोरेटर में डाला जाता है और इस प्रकार से एक बंद और एक क्लोज साइकिल का निर्माण जो कि है किया जाता है। एक क्लोज साइकिल का जो कि निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे। मैं सारे डायग्राम का आपको फोटो टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए ये सतह का गर्म जल है आपका यहाँ पर, ठीक। ये आपकी वायु है, ये भाप है, ये आपका फ्लैश एवेपोरेटर है, ये आपके अमोनिया वाष्पित है, ठीक। आपके अमोनिया कंडेंसर लगा हुआ, ये पंप लगे हुए हैं आपके, अमोनिया पंप है, ये आपका ये द्रवित पंप है, ये आपके प्रयुक्त तप्त जल है, ठीक। इस तरह से आप सभी जो कि डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का हाइब्रिड साइकिल सिस्टम आपका है। अब आपके इसके देखिए लाभ क्या क्या हैं। अक्षय स्रोत हैं इसमें, देखिए इससे विद्युत का उत्पादन एक उस स्थान से करते हैं जहां से अन्य स्रोत से जो कि कठिन है। भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है और सौर ऊर्जा के जैसे, ठीक। ईंधन का दहन नहीं होता है, ठीक। इसमें कोई भी जो कि ईंधन का दहन नहीं होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें जो कि प्रदूषण नहीं होता है। अब इसकी हानियाँ क्या है? दक्षता बहुत कम होती है इसकी, ठीक। दूसरी हानि इसकी है प्रारंभिक लागत जो कि बहुत होती है, मतलब कि इसमें आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तीसरा है कि उपयुक्त समुद्र क्षेत्र नहीं मिलता है, ज्वार भाटा से प्रभावित होता है। और पांचवा है क्या? इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को समुद्र रोग पीड़ित हो जाते हैं, समुद्र रोग जो कि पीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो कि है समुद्रीय ऊर्जा पूरा ख़त्म हो चुका है, ओशियन एनर्जी पूरा ख़त्म हो चुका है। अगला आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है अगला टॉपिक ज्वार भाटा। थर्ड पार्ट आपका टाइडल एनर्जी का है क्या? ज्वार भाटा है आपका। ओशियन में 3 टाइप के एनर्जी पाई जाती है। पहली आपकी होती है ओशियन थर्मल एनर्जी, दूसरी होती है वेव एनर्जी और तीसरी होती है टाइडल एनर्जी। देखिए ये आपकी अर्थ है, ये ओशियन इतना सारा, ये आपका क्या है? मून है। पृथ्वी के ऊपर ओशियन होता है, पृथ्वी के ऊपर जो कि क्या होता है? ओशियन होता है। जैसे कि आपको चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या होता है? आपका समुद्र होता है और समुद्र के ऊपर क्या होता है? चंद्रमा होता है। पृथ्वी के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब देखिए मेन फोकस आप यहाँ पर करेंगे, ज्वार भाटा कैसे आएगा। आपको ज्वार भाटा से हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कि है जनरेट करेंगे, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं हम किससे? ज्वार भाटा से विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न करेंगे, यहाँ पर हम जो कि हम सीखते हैं। पृथ्वी के ऊपर ओशियन होता है, ओशियन के ऊपर क्या होता है? आपका सूरज, आपका चंद्रमा होता है, मून होता है। पृथ्वी के ऊपर एक ज्वार आपका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात पृथ्वी को अपनी तरफ जो कि है खींचता है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। अर्थ पृथ्वी के ओशियन का पानी मून की तरफ जो कि चंद्रमा की तरफ खिंच जाता है। इससे ओशियन का पानी आपके चंद्रमा की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब कि उसकी तरफ खिंचता है। इससे समुद्र का पानी ऊपर उठता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं, ठीक। मैंने आपका क्या है, अब आप यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिली कि ज्वार भाटा कैसे बनता है। पृथ्वी के ऊपर जो कि है एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। और जो आपका चंद्रमा होता है, चंद्रमा क्या करता है? आपके समुद्र के पानी को ऊपर की तरफ खींचने का कार्य करता है।
तो समुद्र के पानी को जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो क्या आएगा, ज्वार आएगा, आपका लहर उत्पन्न होगी एक बड़ी सी। समुद्र के ज्वार भाटा का उत्पादन समुद्र के ज्वार भाटा का उत्पादन चंद्र आपका सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ज्वार भाटा आपका अमावस्या व पूर्णिमा को घटित होता है, ठीक, जो कि यह घटित होता है। अब इसके बाद जो कि हम इसमें आगे समझेंगे, टाइड्स हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। आपकी जो समुद्री लहर होती हैं वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। समुद्र के नीचे आकार जो कि है आकार आपके टकराती हैं, इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो आपकी लहरें ऊपर जाती हैं और वापस आकर समुद्र में टकराती हैं, उससे हम क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपके ओशियन टाइडल पावर, आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओशियन टाइडल पावर। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक। जिस तरह से सूर्य आपकी जो कि है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी के अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस आपके जमीन आपके ठोस जो कि है ठोस आपके जमीन पर जो कि है कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक, कोई प्रभाव नहीं डालता और समुद्र जल उठता है परंतु समुद्री जल क्या होता है, ऊपर की तरफ उठने का काम करता है। और जल का सामान्य स्थिति में ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अब देखिए ज्वार भाटा आपका शब्द यहाँ पर मिल गया है। समुद्र की लहरों का या समुद्र के पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है, और वापस नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। इसी ज्वार भाटा से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए हाई टाइड आपके जल सूर्य पृथ्वी तथा आपके चंद्रमा एक सीध में होते हैं, ठीक। आपके लो टाइड क्या होता है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय अवस्था में होते हैं, ठीक, इस तरह से जो कि होते हैं। अभी आपकी हाई टाइड बनती है, ठीक, लो टाइड, इस तरह से जो कि आप इसको देख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। अब हम आगे देखते हैं कि ज्वार ऊर्जा द्वारा वैद्युत शक्ति का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, मतलब कि ज्वार ऊर्जा द्वारा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे किया जाती है, वैद्युत शक्ति कैसे उत्पन्न की जाती है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कि वैद्युत उत्पादन के लिए ज्वार भाटा के प्रभाव से आपके प्राप्त समुद्री जल को जो कि ड्रैम बनाकर एकत्रित कर लिया जाता है और उच्च ज्वार के समय जल का तल समुद्री तल से अधिक हो जाता है। अतः इस जल को ज्वार जल क्षेत्र में एकत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद जो कि ज्वार का पानी वापस समुद्र में गिरता है और जनयंत्र को चलाने का कार्य जो कि चलाता है। अतः आपकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब देखिए इस तरह से जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, आपका उच्च ज्वार है, ये आपका बांध है, और ये आपका क्या है, आपका ज्वार जल क्षेत्र है, ठीक। इस तरह से जो कि इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे बदल जाता है और आपका फाटक के द्वारा जल को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए जब आपका जल ऊपर नीचे हुआ, इसके फाटक के द्वारा क्या होगा, जल का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भाटा अर्थात निम्न ज्वार के समय जब जल का तल आपका वास्तविक समुद्र जल के तल से नीचे की तरफ जो कि है आपके धंसता है, इसी जल को जो कि है टरबाइन में भेजकर आपके विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से सतत विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ज्वार आने पर समुद्र में ऊंची लहरें जो कि है उत्पन्न उठने लगती है, जिससे कि आपके टाइडल डिजाइन जो कि पूर्ण रूप से भर जाता है। इस जल को पाइपों के द्वारा टरबाइन में भेजा जाता है और जल टरबाइन की शाफ्ट पर एक प्रत्यावर्तित लगा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब ये आपका डैम हुआ, ये आपका लो टाइल है और आपका टाइडल आपका डिजाइन है, ठीक। इस तरह से जो कि आप इसका देख सकते हैं, ये आपका समुद्र है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला आपका आता है क्या, अगला टॉपिक आपका आता है क्या, ओशियन वेव एनर्जी, ऊष्मीय तरंग ऊर्जा। ऊष्मीय
तरंग ऊर्जा। आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका ये चौथा या पांचवा टॉपिक आपका है ये, ठीक है, वीडियो लेक्चर का। तो वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन आपको सभी टॉपिक को जो कि क्लियर किया जा रहा है। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, जब आपकी हवाएं चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो ओशियन के पानी में लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। इन लहरों से गतिज और आपके स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। इन लहरों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पानी की लहरें आपकी सतत उठती हैं, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए सोलर रेडिएशन के कारण आपके जो कि है सूर्य की रेडिएशन के, सूर्य की विकिरण के या सूर्य की रोशनी के कारण आपके ओशियन के पानी की आप इवेंट जो कि है हीटिंग होती है। इस आपके इवेंट हीटिंग के कारण जो कि है एक एयर प्रेशर आपके डिफरेंट जनरेट होता है। क्या होता है आपका, एक एयर प्रेशर डिफरेंट जनरेट होता है। और इसी डिफरेंस के कारण मतलब कि अंतर के कारण एयर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपके रीजन की तरफ जो कि है मूव करती है, मतलब कि तरफ उसकी तरफ जाती है। और इसी मूवमेंट के कारण विंड जनरेट हो जाती है। अब ये जो कि है मूविंग एयर आपके ओशियन सरफेस के वाटर को जो कि मूव कराती है। क्या कराती है, आपकी जो हवाएं उत्पन्न होती है वो क्या कराती है, आपके पानी को मूव कराती है। ओशियन के सरफेस वाटर को, ओशियन की सतह पर जो आपका पानी है उसके फ्लो कराने के लिए मूविंग एयर और आपके सरफेस वाटर पर एयर एक प्रेशर डालती है। क्या करती है, एक प्रेशर डालती है। इसी प्रेशर के कारण वाटर के लेयर में जो कि ये फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। और इसी फ्रिक्शन को प्रेशर के चलने और आपकी वेव क्रिएट होती है। इसी आपके फ्रिक्शन और प्रेशर के चलते आपकी क्या उत्पन्न होती है, वेव उत्पन्न होती है, तरंगें क्रिएट होती हैं, मतलब कि तरंगें उत्पन्न होती हैं। पानी आगे की तरफ फ्लो होने लगता है। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या है, जनरेट आपके इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इन्हीं तरंगों से हम विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं। तो देखिए ओशियन के किनारे डैम बना दिया जाता है। डैम में जो कि एक जनरेटर लगा होता है और एक टरबाइन लगी होती है। जैसे ही ओशियन की लहरें की पानी आती है, ओशियन की लहरों का जो कि ये पानी आता है और टरबाइन घूमने लग जाती है। जैसे कि आपकी लहरें आती हैं, आपकी टरबाइन क्या करती है, घूमने लग जाती हैं। और लहरें जब वापस जाती हैं तो पुनः टरबाइन को घुमा जाती हैं। देखिए मेन आपका काम क्या है, टरबाइन को घुमाना, ठीक है। अब देखिए जो हमने क्या करा है, इसमें आपकी हवाओं की मदद से जो आपका पानी बह रहा है तो उस पानी की सहायता से हम टरबाइन को घुमाएंगे। और जैसे ही वो आपकी लहरें, समुद्र की लहरें जो वापस आती हैं वो फिर से टरबाइन को घुमा देने का काम करती हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का जो कि उत्पन्न की जाती है। अब टरबाइन घूमेगी, ठीक, तो जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा। इसी तरह से जो कि आपकी विद्युत ऊर्जा बनती है। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट आपका है ये, ठीक है। अब इसको और आसान बनाने के लिए हम आपको एक काम कर सकते हैं कि आपके आरएससी के जितने भी नोट्स थे तो हम इसको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे तो आप वहाँ से जाकर जो कि इसको समझ लेना। एक बार आपने यहाँ पर समझ लिया, एक बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इतना ही आप लोगों के लिए जो कि कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सभी जो कि है सभी नोट्स तो नहीं बल्कि आरएससी के नोट्स, केवल आरएससी के नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से बढ़िया तैयारी कर लेना, ठीक है। अब देखिए मेरिट्स, अब इसके जो कि लाभ क्या क्या हैं। इसके लाभ देखिए, इट इज़ जो कि ये फ्री, आपकी ये मुफ्त है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और पॉल्यूशन मुक्त है, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा है बहुत अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है ओशियन के पानी को आपके स्टोर नहीं करना पड़ता है और इसमें समुद्र के किनारे भी कहीं भी जो कि यह बनाया जा सकता है। हानियाँ इसकी क्या क्या हैं, आउटपुट आपके वेरिएबल होते हैं। और आपकी दूसरी हानि क्या है, वेदर कंडीशन ख़राब होने पर जो कि है आपके इक्विपमेंट पर जो कि नुकसान होता है, मतलब कि वातावरण आपके ख़राब होने पर नुकसान पहुंचता है इक्विपमेंट को। दक्षता इसकी कम होती है। ज्वार भाटा से विद्युत ऊर्जा में जो कि लाभ, ज्वार भाटा से विद्युत ऊर्जा में क्या क्या लाभ उत्पन्न होते हैं। तो देखिए आर्थिक व्यवस्था में सुधार होता है, कोई प्रदूषण इसमें नहीं होता और विद्युत उत्पन्न की क्षमता घट और बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या। इसके बाद देखिए इसमें जो आपके लिखा हुआ है यहाँ पर, ज्वार आर्थिक आपकी व्यवस्था में सुधार, ज्वार भाटा से विद्युत ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं, आर्थिक व्यवस्था में सुधार, ठीक। दूसरा इसी में आता है क्या, चौथा आपका है कि कम यांत्रिक
अवयव का जो की आवश्यकता होती है, आपके निरंतर विद्युत प्राप्त होती है और कीमत में सस्ती होती है और आपके मनोरंजन के आपके सर्वोत्तम केंद्र है। मनोरंजन का क्या है, आपका सर्वोत्तम केंद्र है। अब इसके बाद दूसरा आपका इसी में है कि ज्वार भाटा संयंत्र से आपकी असुविधा या हानि क्या क्या होती हैं। देखिए, खराब मौसम में जो की है उपकरण प्रभावित होते हैं, विद्युत ऊर्जा मान में सतत बदलाव और इससे जो कि प्राप्त ऊर्जा को आपके नगर और कस्बे तक ही पहुंचाया जा सकता है। समुद्र की लहरें प्राप्त करने की तरीका जो कि है वर्णन जो कि है किया जाता है ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा में जो कि किया जाता है। इसी तरह से जो कि आपका 5वां लेसन हमने पूरा तरह से जो कि आपका फिनिश करा दिया और इन 4-5 टॉपिक में से 2-3 टॉपिक तो आपके 100% आते ही हैं। तो कुछ भी करिए। देखिए, क्वेश्चन बैंक हमने आपको टेलीग्राम पर जो कि सेंड कर दी हैं, बुक्स भी दे दी हैं, अब ज़्यादा है तो हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ते हैं तो ये आपकी कमी है, ठीक है। हमने आपको वीडियो लेक्चर दे ही दिए हैं, नोट्स भी हम आपको डाल देंगे जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे तो आप जो कि पेपर तक के लिए जो कि हम फ्री कर देंगे उसको टेलीग्राम पर आरएससी के, केवल आरएससी के नोट्स हम डालेंगे, सभी नोट्स नहीं, आरएससी के नोट्स हम आपको फ्री कर देंगे। तो उससे जाकर आप इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, जिससे कि आपको आरएससी का जो कि है पढ़ने का ज़्यादा आपको आसानी होगी और पेपर में अच्छे नंबर लाने में भी आसानी होगी। अब हम अपना लेसन 6 स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे लेसन 6 भी जो कि है पूरा ख़त्म आज हम कर दें। तो देखिए, इसके बाद हम अपना 6 लेसन जो कि स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आपका मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक पावर जनरेशन, MHD जनरेशन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है MHD पावर जनरेशन क्या होता है, MHD पावर जनरेशन क्या होता है, आपसे पूछेगा। मैग्नेटो आपका मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक पावर जनरेशन क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहेंगे क्या, चुंबकीय द्रव गतिकी पावर जनरेशन। चुंबकीय द्रव गतिकी पावर जनरेशन, चुंबकीय द्रव गतिकी पावर जनरेशन आपका क्या होता है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका यही है MHD आपसे जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। अब इसको हम समझते हैं कि मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक पावर जनरेशन होता क्या है। देखिए, MHD सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप याद करें, मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक पावर जनरेशन एक डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम होता है। मतलब कि ये ऊर्जा को जो कि डायरेक्ट परिवर्तित करता है किसमें, जो कि सीधी हीट एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, आपका हीट एनर्जी को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में जो कि है परिवर्तित करता है। इस कन्वर्जन सिस्टम में कोई आपका इंटरमीडिएट मतलब कि माध्यमिक मैकेनिकल कन्वर्टर नहीं होता है। मैकेनिकल कन्वर्टर जो कि नहीं होता है इस सिस्टम में, कोई इलेक्ट्रिक कन्वर्जन नहीं होता है, इस सिस्टम में कोई भी आपका इलेक्ट्रिक कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है, जैसा कि अन्य पावर जनरेशन आपका जनरेटिंग प्लांट में होता है। इस कारण ये इस पावर जनरेशन में की जो कि है पावर जनरेशन में एफिशिएंसी जो कि है ज़्यादा होती है और फ्यूल इकोनॉमी की भी जो कि है प्राप्त होती है। MHD आपका जनरेशन का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम आपके माइकल फैराडे ने जो कि है दिया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें। देखिए, माइकल फैराडे ने जो कि है सन आपका 1832 में दिया था, परंतु इसमें सर्वप्रथम काम जो कि है सन 1930 से 1960 के मध्य या के बीच हुआ था, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ MHD जनरेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ MHD जनरेशन में समझते हैं कि MHD जनरेशन का कार्य सिद्धांत बहुत सरल है। आपका MHD जनरेशन का कार्य सिद्धांत क्या है, बहुत ज़्यादा सरल है और यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक जनरेशन आपको फुल फॉर्म जो कि इसका जरूर से लिखना है। आपका मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक जनरेशन में आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग गैस जीवाश्म ईंधन को जो कि हाई प्रेशर पर चलाकर प्रोड्यूस जो कि है की जाती है, हाई जो कि प्रेशर पर चलाकर जो कि गैस प्रोड्यूस की जाती है। इस हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग गैस को जो कि है प्लाज्मा कहा जाता है। फिर इस गैस को MHD चैनल द्वारा पास किया जाता है। देखिए, जिस पर एक आपका जो कि है लंबवत मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक।
इस चैनल के दो विपरीत सिरों पर लंबवत दिशा में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? आपके लंबवत दिशा में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो आपके एक्सटर्नल करंट द्वारा लोड से जुड़े होते हैं। जब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग गैस का इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रवाह किया जाता है तो फैराडे के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण लोड के अक्रॉस करंट फ्लो होने लगता है या होता है। देखिए, MHD जनरेटर द्वारा प्रति यूनिट लेंथ जो कि है पावर जनरेशन निम्न प्रकार का जो कि है होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला जो कि होता है P बराबर आपका सिग्मा म्यू बीटा स्क्वायर अपॉन डी वॉट। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर जो कि है इसको हम कहते हैं क्या? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आपका कंडक्टिंग फ्लूइड। ठीक, म्यू आपका क्या है? फ्लूइड आपके वेलोसिटी, और बीटा आपका है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और डी बराबर आपका क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इस तरह से जो कि आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे इसमें बढ़ते हैं। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, डायग्राम इसमें यहाँ पर आपका साफ साफ जो कि बना हुआ है। आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, या आपकी इलेक्ट्रिकल करंट है, या आपका लोड है, बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, कैथोड वॉल है, या आपका इंसुलेटिंग वॉल, या आपकी वर्किंग फील्ड आपकी फ्लूइड है, और ये एनोड वॉल है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टिंग। अब MHD साइकिल सिस्टम, MHD जो कि है साइकिल सिस्टम क्या है? MHD साइकिल 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है ओपन साइकिल MHD, और दूसरी होती है क्लोज साइकिल MHD। सबसे पहले हम जानेंगे ओपन साइकिल MHD के बारे में। देखिए, ओपन साइकिल MHD में वातावरणीय वायु को बहुत अधिक तापमान व प्रेशर पर, दाब पर, मतलब कि प्रेशर पर जो कि है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पास कराया जाता है। इस सिस्टम में सर्वप्रथम प्रोसेस जो कि है कोल को जो कि है कंबस्टर में जो कि है बहुत अधिक तापमान पर लगभग कितना 2700 डिग्री सेल्सियस व लगभग आपका 12 ATP प्रेशर पर जो कि है प्रीहीटर के साथ आपके एयर के साथ जो कि है जलाकर प्लाज्मा बनाया जाता है। मतलब कि जो आपका 12 ATP प्रेशर पर आपकी गर्म हवाओं के साथ इसको जलाकर प्लाज्मा इसका बनाया जाता है। फिर इसमें जो कि है सीडिंग आपकी छिड़काव मटेरियल, जैसे कि आपके पोटेशियम कार्बोनेट को जो कि है आपके इंजेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? उसमें इंजेक्ट किया जाता है। प्लाज्मा की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर इस इलेक्ट्रिकल प्लाज्मा को नोजल के द्वारा आपके एक्सपेंड कराया जाता है। फिर इस जो कि है आपके इलेक्ट्रिकल प्लाज्मा को नोजल के द्वारा हम क्या कराते हैं? इंजेक्ट कराया जाता है। यह आपका एक्सपेंशन जो कि हाई वेलोसिटी पर होता है, और फिर इसे MHD जनरेशन के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पास किया जाता है। देखिए, गैस के आपके एक्सपेंशन के द्वारा आपके टेम्परेचर पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपके इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। इस प्रकार गैस को जनरेटर के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में सेम एयर को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे ओपन साइकिल MHD कहा जाता है। अब बारी आती है आपकी क्लोज साइकिल MHD सिस्टम को समझने की। देखिए, क्लोज साइकिल MHD सिस्टम में वर्किंग आपके फ्लूइड क्लोज्ड लूप में जो कि है सर्कुलेट कराते हैं। क्या कराते हैं? सर्कुलेट कराते हैं, अर्थात वही वर्किंग आपके फ्लूइड बार बार आपका जो कि है पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। वही वर्किंग जो कि है फ्लूइड बार बार आपका पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। अतः क्लोज्ड साइकिल MHD सिस्टम में आपके इनर्ट गैस का आपके लिक्विड मटेरियल का उपयोग हीट ट्रांसफर में जो कि है वर्किंग फ्लूइड की तरह करते हैं। देखिए, लिक्विड
आपके लिक्विड आपके मेटल्स को जो कि है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, अतः कंबसन मटेरियल में से बहुत अधिक हीट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 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 इस MHD सिस्टम में कोई आपके इनलेट व आउटलेट नहीं होते हैं, इनलेट व आउटलेट जो कि है नहीं होते हैं, अतः यह सिस्टम सिंपल है, अतः यह सिस्टम क्या है आपका सरल है और साधारण सिंपल है, और इसकी इफिशियंसी भी जो कि है अधिक होती है। अब इसके एडवांटेज जानने की बारी आती है, आपके इसके लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए इसके लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला आपका इसका लाभ है क्या, MHD जनरेशन का रूपांतरण दक्षता काफ़ी अधिक होती है, यह लगभग 50% होती है। MHD पावर जनरेशन में फ्लू का बेटर आपके यूटिलाइजेशन होता है। देखिए क्योंकि MHD जनरेशन में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, अतः इसमें आपके मैकेनिकल लॉसेस भी बहुत कम होती हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। MHD जनरेशन आपके पीक पावर जनरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। MHD पावर जनरेशन में प्रदूषण कम होता है। MHD पावर जनरेशन की आपके ओवर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि है कम होती है, मतलब कि इसकी कीमत क्या होती है, इसके लगाने की कीमत जो कि है क्या होती है आपकी कम होती है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें आगे देखेंगे सातवां इसका लाभ क्या है आपका। सातवां इसका लाभ आता है कि MHD जनरेशन की कॉस्ट पर आपका परंपरागत जनरेशन से जो कि है कम होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज की हानियाँ क्या क्या है, देखिए हानि के बारे में हम समझते हैं। इसकी हानि हम देखें, पहला इसकी हानि है क्या, MHD जनरेशन में हाई ऑपरेशन टेम्परेचर होता है, जिससे कि इंसुलेशन में आपका इस इंसुलेशन में आने वाला जो कि खर्च बढ़ जाता है, ठीक। इंसुलेशन में इसका आने वाला खर्च क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा है MHD जनरेशन में आपके मैग्नेट की आवश्यकता होती है, मतलब कि एक बड़ी मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है जिसकी कॉस्ट अधिक होती है। MHD पावर जनरेशन में हाई फ्रिक्शन और हीट ट्रांसफ़र लॉस होते हैं। MHD पावर जनरेशन कंडक्टिंग आपके फ्लूइड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के रिसर्च जो कि है फ्लो से प्रभावित होता है। MHD पावर जनरेशन लीस एक्यूरेट पावर जनरेशन है, क्या है, लीस एक्यूरेट पावर जनरेशन है। इसी तरह से जो कि आप देख सकते हैं कि आपका लेसन 6 जिसका नाम था मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन, ये पूरी तरह से आपका खत्म हो चुका है। तो ठीक है, इस आपको लेसन में केवल MHD जनरेशन के बारे में ही जो कि पढ़ना था, और एक क्वेश्चन जो कि आपका इसमें जी वाला MHD जनरेशन क्या होता है इसके बारे में विस्तार से बताइए, ये आपसे एक बार जो कि जरूर से पूछा जाएगा। तो आप इसका डायग्राम हमने आपको दिखा दी, इसका इंट्रोडक्शन, वर्किंग, ठीक, और आपकी इसकी जो कि है ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल हमने पढ़ ली, एडवांटेज पढ़ लिए, आपके डिसएडवांटेज पढ़ लिए। तो इस तरह से जो कि आपका 6 लेसन में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग जो कि है पक्का जो कि है इसको रिवीजन कर ले 1 से 2 बार, और याद इसको जो कि अच्छे से कर ले। और आप सभी लोगों के लिए जो कि है हमारी तरफ से आपको RSC की PDF एकदम फ्री में जो कि दी जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, RSC की आपको जो कि जिन लोगों को टेंशन थी तो वो भी ख़त्म हो चुकी है। RSC की PDF आप सभी लोगों को जो कि है फ्री में दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन केवल RSC की। अगर आपको और PDF परचेज करनी है तो उसके लिए आपको जो कि है कुछ ना कुछ पेमेंट आपको करनी ही होगी। अब RSC की PDF आपको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। जो पहली PDF आएगी उसमें आपका 6वां और 7वां लेसन नहीं होगा, ठीक। 6वां और 7वां लेसन हम आपको अलग से डाल देंगे, ठीक, उसमें PDF में। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो लेक्चर में आपका 7वां और 8वां लेसन दोनों कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ आपका RSC का भी रिवीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। वीडियो को जल्दी ही सभी लोग मिलकर लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।